नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़े बंगले के पास शालिनी जाकर खड़ी होती है और उस बंगले को ऊपर से नीचे तक निहारती रहती है। वॉचमैन उनसे पूछता है, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? शालिनी जी वॉचमैन से कहती है, इस बंगले में मेरी बहू और बेटा रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। वॉचमैन उनसे कहता है, माँ जी, ऐसे कितने भी लोग रोज़ यहाँ पे भीख मांगने आते हैं, तुम झूठी हो, निकल जाओ यहाँ से। शालिनी जी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। शालिनी जी ने कहा, जब तक तुम मुझे उनसे मिलने नहीं देते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरे पति बहुत बीमार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बेटा इतना बड़ा उद्योगपति है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। वो अपने पिता के इलाज के लिए थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता क्या? वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। अगर वो थोड़े पैसे देता है तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आखिर वॉचमैन को शालिनी जी पर दया आती है और वह बंगले के अंदर जाकर अपने मालिक को खबर देता है, एक बूढ़ी माँ जी आपसे मिलना चाहती है। वो खुद को आपकी माँ बताती है, लेकिन साहब उनके पहनावे से और उनके शक्ल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो आपकी माताजी होंगी। सुनिधि वॉचमैन से कहती है, तुम जाओ, मैं आकर देखती हूँ, लेकिन उनको अंदर मत आने देना। कितनी बार मना किया है, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली आती है। हर बार ऐसे पैसे मांगने आ जाती है जैसे उसने हमारे लिए कोई खजाना छोड़ के रखा है। कल तो मैंने उसका इतना अपमान किया था, उसे भला बुरा कहा था, फिर भी आज आ ही गई। चलो आज हम दोनों उसे ऐसी फटकार लगाते हैं कि दोबारा यहाँ आने का सोचेगी भी नहीं। सुनिधि और उसका पति नितिन घर से बाहर निकलकर गेट की ओर आते हैं। बहू को आता देख शालिनी जी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अब ये लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। शालिनी जी अपने बहू और बेटे से हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे पिताजी को मैंने अस्पताल में भर्ती करवाया है। बेटा उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। लगातार 4 दिनों से मैं यहाँ आ रही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने तुमसे मिलने ही नहीं दिया। सिर्फ बहू मिलती है और वो पैसे देने के लिए मना भी कर देती है। मुझे पैसे दे दो बेटा, तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इतने में उनकी बहू बोलती है, बुढ़िया निकल जा यहाँ से, तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बहुत पैसा खर्च किया हमने तुम लोगों पर, अब और पैसे नहीं मिलेंगे। 4 दिन पहले तो तुम यहाँ आई थी, तब तो मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे, अब 1 भी रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा। शालिनी जी कहने लगी, अरे बहू, तुमने जो 2000 रुपये दिए थे उनमें से तो तुम्हारे ससुर की सिर्फ 2 दिन की दवाई आई। मेरे पास अब उनके इलाज के लिए 1 भी पैसा नहीं है। बेटा तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोचो, आखिर तुम उनकी संतान हो। बेटा बोला, माँ तुम ऐसी फालतू बातें करके मेरा समय बर्बाद मत करो। ऐसी बातें बोलकर मुझसे पैसा निकलवाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कदम भी मत रखना। और अपनी पत्नी से वो कहता है, सुनिधि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। अपने बेटे को कार से जाते हुए देख शालिनी जी बोली, बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो तो रास्ते में सरकारी अस्पताल पड़ता है, वहाँ तक मुझे छोड़ दो। अरे बेटा तुम अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। सुनिधि आंखें फाड़ते हुए अपनी सास को कहती है, अरे बुढ़िया, तेरी औकात है क्या कार में बैठने की? चुपचाप पैदल चली जा, मेरी कार को छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें बिठाएंगे तो हमारी कार गंदी हो जाएगी। ऑटो में बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने के सपने देखती है, चली जा यहाँ से। नितिन कार लेकर निकल गया और बेचारी शालिनी जी वही बैठे बैठे अपने बेटे को कार में जाते हुए देखती रह गई और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है जो अपने माँ बाप का ही नहीं हो पा रहा। क्या कुछ नहीं किया था हमने इसके लिए? कुछ भी हमारे पास बचा नहीं, सब कुछ बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया। अगर हमने सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो आज हमारी तकदीर और कुछ ही होती।
बेटे का बिजनेस खड़ा करने के लिए ज़मीन, घर सब कुछ बेच दिया और आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया, परायों के तरह बर्ताव करता है। उसे अपनी माँ की कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती। माँ की आंखों से बहते हुए आंसू भी नहीं दिखाई देते। अब वॉचमैन इतना तो समझ ही गया था कि वह उनके मालिक नितिन साहब की माताजी है। नितिन और उनकी पत्नी के जाते ही वॉचमैन ने शालिनी जी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और कहा, माँ जी रोइए मत, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। शालिनी जी कहती है, बेटा अभी 2000 रुपये मिल जाएंगे तो भी बहुत है। वॉचमैन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास 1500 रुपये थे। वो बोला, माँ जी आप इनको अपने पास रख लो और चलिए मैं आपको साइकिल पर बिठाकर अस्पताल तक छोड़ देता हूँ। शालिनी जी ने कहा, नहीं बेटा, साइकिल पर मैं नहीं बैठ पाऊँगी, मैं ऑटो करके चली जाऊँगी। शालिनी जी वॉचमैन को आशीर्वाद देते हुए कहती है, और एक तरफ मेरे बेटे और बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया और तुम इतने गरीब होते हुए भी तुमने मेरी मदद कर दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। उन पैसों को पल्लू में बांधकर शालिनी जी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। इधर अस्पताल में पड़े पड़े किशोर जी अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लगा था कि आज बेटे और बहू ने ज़रूर मेरी पत्नी की मदद की होगी। मैं अस्पताल में पड़ा हूँ और हाथ में कुछ पैसे भी नहीं है। बेचारी शालिनी कितनी भागदौड़ कर रही है, लेकिन शालिनी जी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वह समझ गए कि उनके नालायक बेटे ने अपनी माँ की कोई मदद नहीं की होगी। वो तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता की तकलीफ नज़र नहीं आ रही थी उसे। अपने पति को देखकर शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। बेटे के लिए सारी संपत्ति बेच दी और बेटे ने धोखा दे दिया, जबकि बेटे ने बुढ़ापे में साथ देना चाहिए था, तो उसने मुँह फेर लिया। बेटे को अमीर बनाने के लिए खुद कंगाल हो गए, लेकिन बेटा इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि वहां से उसे उसके माता पिता भी नज़र नहीं आ रहे थे। अस्पताल में पास के ही बेड पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने शालिनी जी और किशोर जी की सारी बातें सुन ली। वह एक बिजनेसमैन था। उसने पूछा, आपकी ये हालत कैसे हुई और आप यहाँ कैसे पहुँचे? बेटा तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते। उसने कहा, गुरुजी मैं विनोद हूँ, आपके यहाँ ट्यूशन क्लासेस के लिए आता था। किशोर जी बहुत देर तक याद करते रहे, फिर उनको अचानक से याद आता है, हाँ बेटा याद आया, तुम्हारे पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी, तुम उन्हीं के बेटे हो ना? हाँ गुरुजी मैं वही हूँ। लेकिन गुरुजी आपकी यह हालत कैसे हुई? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपकी इलाज में जितना भी खर्च होगा उतना मैं करूँगा और ठीक करके ही आपको घर ले जाऊँगा। उसके सारे इलाज का खर्च विनोद करता है और उन्हें खाने के लिए फ्रूट की व्यवस्था भी करता है। शालिनी जी को विनोद कहता है, माँ जी आप मेरे घर चले जाइए, वहाँ पे मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और मेरे माता पिता भी हैं। आप बहुत दिनों से भागदौड़ कर रही है, कहीं आप भी बीमार न हो जाओ। मैं जल्द ही गुरुजी को लेकर घर आ जाऊँगा। किशोर जी 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए और विनोद के साथ उसके घर चले जाते हैं। विनोद के पिताजी किशोर जी को अपने घर में देखकर बहुत खुश होते हैं। वो बोले, अरे किशोर जी जब से आपने पढ़ाना बंद किया है तब से तो आपसे मिलना ही नहीं हो पाया। आज कितने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। विनोद तो आपको बहुत याद करता है, वह बिल्कुल आपके सिखाए हुए नक्शे कदम पर ही चलता है। विनोद का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन आपसे ट्यूशन लेने के बाद तो उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती गई। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि बच्चे आसानी से समझ जाते थे। कुछ समय तक शालिनी और किशोर जी विनोद के घर रहते हैं। 10 दिन के बाद किशोर जी कहते हैं, बेटा हम चलते हैं, बहुत दिन तुमने हमारी सेवा की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इतने दिनों में विनोद को पता चल गया था कि अब गुरुजी के पास कुछ भी बचा नहीं है। बेटे के पढ़ाई लिखाई में उन्होंने सब कुछ बेच दिया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी आप कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? आपके पास घर है ना पैसे है, आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? किशोर जी कहते हैं, बेटा जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी वही चले जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा।
जिससे बुढ़ापे में खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था हो जाएगी। किशोर कहता है, नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। किशोर जी बोले, नहीं बेटा, लेकिन मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? गुरुजी, आप तो जानते हैं ना, हमारी कपड़ों की 2 दुकानें हैं। एक पर मैं बैठता हूँ और एक दुकान पर पापा बैठते हैं। मैं तो सारा कामकाज हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन पापा को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब का काम संभाले, जो ईमानदार हो। गुरुजी, आपके अलावा इस काम के लिए योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है? और आपको कहीं ना कहीं तो काम करना ही है, तो आप पिताजी के साथ दुकान पर बैठकर हिसाब किताब संभाल लीजिए। किशोर जी शालिनी की ओर देखते हैं तो वो भी तुरंत हाँ कर देती है। वो कहती है, हमें ऐसे भी काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा और पता नहीं कितने दिनों में काम मिलेगा, और यहाँ हमें घर बैठे काम मिल रहा है और मेहनत करके कमा कर खाएंगे, और यहाँ रहने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। किशोर जी विनोद के पिता के साथ काम शुरू करते हैं और बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियाँ भी समझ लेते हैं। साल भर में ही मेहनत करके किशोर जी के पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी शालिनी जी से कहते हैं कि भाग्यवान, क्यों ना हमें भी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल देनी चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा उसमें। शालिनी जी कहती है, लगता है उम्र के साथ आपका दिमाग सठिया गया है, बुढ़ापे में क्या बिजनेस करोगे, लोग हंसेंगे तुम पर। किशोर जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो शालिनी, इस काम में विनोद मेरी मदद करेगा, भाग दौड़ वाला काम हमें नहीं करना पड़ेगा। किशोर जी 65 साल की उम्र में कपड़ों की एक दुकान खोलते हैं। आसपास के लोग कहते हैं, दादाजी इस उम्र में बिजनेस शुरू कर रहे हो, अब कितने दिन काम करोगे? किशोर जी कहते हैं, जितने दिन जीऊँगा उतने दिन काम करूँगा बेटा। धीरे धीरे करके किशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। दुकान से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने विनोद के मकान के बगल में छोटा सा घर ले लिया। पति पत्नी उस घर में आराम से खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए। एक दिन किशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हम लोगों ने अपनी जवानी के दिन बड़े ही हालाकी से जिए हैं, माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब शादी करके घर में आई थी तब मेरे माता पिता और 3 बहनें मेरे घर में थी। तीनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी मुझ पे थी। माता पिता का भी खर्चा था। उसके बाद अपना बेटा हुआ, उसके पढ़ाई लिखाई के खर्चे में तो हम रोड पर आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम्हारा कभी ख्याल ही नहीं रखा। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं और आज हमारे पास पैसे भी है। मैं आज तुमसे पूछता हूँ, बोलो भाग्यवान, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। अपने पति की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर शालिनी जी को अपनी बहू की बातें याद आ गई। उसने कहा था कि बुढ़िया, तुम्हारी कार में बैठने की औकात है क्या? वह अपने पति से बड़े प्यार से कहती है कि मुझे कार चाहिए। किशोर जी कहते हैं, ठीक है भाग्यवान, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम्हारे पसंद की नई कार खरीद लेंगे। यह सुनकर शालिनी जी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब उनके पास घर, पैसा, कार सब कुछ था। जो शौक उन्हें जवानी में पूरे करने चाहिए थे, उस समय तो वह घर की जिम्मेदारियों में घिरे हुए थे और अपने बच्चे के पालन पोषण और पढ़ाई में लगे हुए थे। और आज बुढ़ापे में मौका मिला है तो वह दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में उनके पास एक नई कार आ गई। शालिनी जी अपने पति के साथ नई कार में मंदिर जाती है। भगवान के दर्शन और प्रसाद के चढ़ावे के साथ साथ गरीबों में भोजन भी देना चाहते थे। वो गरीबों में खाना बांटते हुए उनकी नज़र सीढ़ियों पर बैठे अपने बेटे और बहू पर पड़ी और उनके हाथ में प्रसाद देने लगे। जब बहू और बेटे ने अपने माता पिता को चमचमाते हुए बढ़िया महंगे कपड़े पहने हुए देखा और गरीबों में मिठाई बांटते हुए देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगे कि इस बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आए, वो गरीबों में मिठाइयाँ बांट रहा है। बहू और बेटा किशोर जी के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैं आपका बेटा नितिन हूँ। किशोर जी ने पलटकर देखा और वापस जाने लगे।
नितिन अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहता है, पिताजी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिधि भी शालिनी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया, घर भी बेच दिया, फिर भी बैंक का लोन नहीं चुका पाए। बैंक वालों के रोज़ रोज़ फ़ोन आते हैं, कर्जा चुकाने के लिए अब घर में कुछ भी नहीं है। जेवर थे वो भी नितिन ने बेच दिए। पिछले 2 महीनों से मायके में रह रही हूँ, माँ जी कुछ तो मदद कर दीजिए। बहू और बेटे को देखकर शालिनी जी गुस्से में तिलमिला उठी। उन्हें उस दिन की याद आ गई जब चंद पैसों के लिए बहू और बेटे के सामने अपना पल्लू फैलाकर हाथ जोड़कर कुछ पैसों की भीख मांग रही थी, जबकि उनके पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। तब भी उन्हें उनकी दया नहीं आई थी। उन्होंने खाली हाथ शालिनी जी को वापस भेज दिया था। बहू बेटे की बातों को अनसुना करके किशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरकर कार के पास आ गए। बहू और बेटा दौड़ते हुए आते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं। कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मैं पैसों की चकाचौंध में अंधा होकर आपको भूल गया था। किशोर जी ने उनकी एक बात न सुनी और कार में बैठते हैं और दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बेटे बहू चिल्लाते रह जाते हैं। तभी पीछे से वॉचमैन जो उनके बेटे के घर काम करता था, वह भी अपनी नई बाइक लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आता है। अपने वॉचमैन को देखकर विनोद कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैंने नहीं खरीदी, मुझे यह आपके माता पिता ने उपहार में दी है। साहब, जब आपकी माँ जी आपके पास मदद मांगने आई थी और आपने उन्हें भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया था, तब वह गेट के पास बैठी रो रही थी। मुझसे उनके यह हालात देखे नहीं गए। मेरे पास थे उतने पैसे देकर मैंने उनकी मदद कर दी। उसी मदद के बदले आज उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार दी है। मेरे लाख मना करने के बाद ही वो नहीं माने। उन्होंने कहा, जब हमें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी तब तुम्ही ने हमें पैसे देकर हम पर बड़े एहसान किए थे। ये उनका आशीर्वाद है साहब। वॉचमैन की बात सुनकर बहू बेटे जलन के कारण तिलमिला उठे। आखिर जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है, यह जगत का नियम है। एक दिन ऐसा था जब बेटे ने माँ को भिखारन कहा था, लेकिन आज वही भीख मांगते हुए दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करने के लायक हैं तो हमें ज़रूरतमंदों की ज़रूर मदद करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल मिलने के लिए वक्त जरूर लगता है, मगर उसका फल लाजवाब होता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको आज की कहानी कैसे लगी, आपका मंतव्य जरूर लिखना और साथ साथ ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।